अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं कैफ 1 का। और कितने दिन रह गए जी पेपरों में? हैं 365 वहाँ से किसी ने कैलकुलेट किए हैं? मैं रोज़ पूछता हूँ कितने दिन रह गए। जितने भी थे ना उसमें से 3 कम हो गए हैं। अब ये हर रोज़ एक एक कम होता जाना है, तो साथ साथ पढ़ना है ना, हैं? चले। अच्छा जी, कल हमने ये बेसिक जो इंट्रो की रिवीजन थी वो कर ली थी। आज हम इंशाल्लाह FAR 1 में जो कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर उसको ऐड करेंगे, यानी डिस्पोजल। आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, हो गए थे? अच्छा, कितने बच्चों के पास बुक नहीं है आज भी? ज़रा उनको बुला दें ज़रा, मैंने हैंडआउट भी नहीं बनाया, थोड़े से ही हैं वैसे। कितने बच्चों के साथ वाले के पास भी बुक नहीं है? कुछ तो मंगवा ही लेते हैं, बुला लें उनको, बुला लें। ठीक है, मैं क्वेश्चन कह देता हूँ, उन्हें कॉपी कर देंगे। ठीक है। बहरहाल जिन बच्चों ने जिनके पास बुक थी, सोल्यूशन था, या जिनके पास नहीं भी था, मैं उनको सोल्यूशन दिखा देता हूँ। चलें, कौन कौन से क्वेश्चन थे होमवर्क में? 14, 15 और चलें पहले 14 का आंसर देखें। ज़रा जल्दी से एक नज़र डालें जिनके पास बुक नहीं थी, जल्दी से ज़रा क्या देख लें, सिर्फ ये देख लें। ऐसे बस क्लोजिंग सही आ रहा है, सही होगा। फिर क्लोजिंग एक्सपेंस सही निकला होगा तो क्लोजिंग सही निकले हुए हैं। उसके बाद वर्किंग पे एक नज़र डाल लें, एक्सट्रैक्ट्स पे एक नज़र डाल लें, क्विकली देखें, बस टाइम नहीं है। अब बुक होती तो ये काम मुझे, अब देखो ना ये टाइम ज़ाया हो गया जी। हाँ तो बेटा कोई बात नहीं, वो पहले लिख दें। अब पुराना सवाल ऐसे ही पड़ा हुआ है, बच्चों को पहले स्टार्ट में ऐसे ही सिखाया जाता है ना। शायद इंट्रो के अंदर पहली बार एक्सट्रैक्ट बनाए गए होंगे तो सीधे इस तरह से बनाए गए होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बताया जाता है। तो ये इंट्रो के ही उठाए हुए सवाल हैं पुराने, तो उनके अंदर भाई कुछ क्वेश्चंस मैंने, एक मिनट बेटा ज़रा कॉपी के लिए क्वेश्चन दे दूँ मैं। कुछ क्वेश्चन बच्चों को चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, बच्चों को चाहिए। ज़रा लिख लें, लिख लें। यहाँ डिस्पोजल आ रहा है। क्वेश्चन 20 से 23 तक। ठीक है, सोल्यूशन आगे आएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें से 1-2 करवा देता हूँ, 1-2 होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, और 24 और फिर रिड्यूसिंग बैलेंस शुरू हो रहा है। अच्छा, 24 भी अगर हो जाए तो क्या ही बात है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चंस। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? 20, 21, 22, 23 और 24। इनमें से को मैं 1-2 सवाल करवा दूंगा, इनको एक करवाता हूँ ना, फिर टाइम देखकर इनसे करवा के एक और करवा दूंगा, और फिर जो बच जाएंगे वो होमवर्क में, और प्रॉबेबली यही होमवर्क में दूंगा जिनका सोल्यूशन किताब में मौजूद है। 23, 22 और बस मेरे ख्याल से क्या देख लेंगे। अच्छा, कितने बच्चों के पास बुक नहीं, आप तो बता दें, कॉपी करवा रहा हूँ, हाथ खड़ा करें। आप ये वाले गिने, में हाइब्रिड वाले गिन लूँ? हाइब्रिड सारी में बैठी है, गर्ल्स हाइब्रिड सबके पास है। 1-2 इधर, हाँ भाई हाथ खड़ा करें इधर, इधर से जी करा लो यार, को 30-35 कॉपीज तो करा ही लो, इतने ही होंगे जी। हाँ बुक भी आई हुई है, उसी से ही देख लेना। क्वेश्चन लिख लिए है ना, सही क्वेश्चन करके लाना। अच्छा जी, कहाँ थे हम? 14 का मैं सोल्यूशन दिखा रहा था आपको, देखे ना। अब आप लोगों किताब नहीं ली, अब ये टाइम भी ज़ाया हुआ है जी। ये वर्किंग देख लें, जाहिर है क्लोजिंग सही निकला हुआ तो सब कुछ ही सही होगा, लेकिन चले तसल्ली के लिए एक नज़र डाल लें इस पर। ठीक है, ये सवाल वर्किंग शो करनी ज़रूरी होती है, फॉर्मेट ये ना भी हो तो। यानी आपने 8750 कैलकुलेटर पे निकाल के नहीं लिख देना, ये कैसे वजूद में आया वो लिखना ज़रूरी होता है। तो वो किसी भी तरह से आप वर्किंग का फॉर्मेट बना लो, तो फिर फॉर्मेट भी वही बना लो जो एक बना हुआ है, ताकि हमेशा वैसा ही रहे। ये जिस फॉर्मेट पे मैं आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवाता हूँ, इसी फॉर्मेट पे कोई आखिरी सवाल भी हो रहा होगा ना, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। दिमाग में एक नक्शा बन जाता है, इसका फ़ायदा ये होता है
कि जब भी कभी हम पीपीई का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे तो ये 3 चीज़ें हमारे दिमाग में आएंगी, ओपनिंग, एडिशन और डिस्पोजल आ जाएगा ये। तो एक फॉर्मेट इसीलिए रखते हैं कि जब कभी वर्किंग करें, चाहे उस वक्त वर्किंग शॉर्ट फॉर्म में भी कर लें, क्विकली कर लें, लेकिन नक्शा दिमाग के अंदर पूरा मौजूद हो। तो इसलिए जो वर्किंग इस तरीके पे करवा रहा हूँ उसी पे ही करते रहें, ताकि एक फॉर्मेट बन जाए, पता हो कि डेप्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, फिर वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बंदा वो शॉर्ट भी कर लेता है, कोई मसला नहीं टाइम के हिसाब से। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 15 देख लें। ये एसेट अकाउंट है, नॉर्मली ये तो सही ही होता है। जिनके पास किताबें हैं वो ना देखें, वैसे मुझे लगेगा सारों के पास ही नहीं है। ये क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का लेजर और साथ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सिक्सटीन, किसी बच्चे का सवाल गलत हुआ हो, आंसर गलत हो, हाथ खड़ा करें। गलत हो, सबका सही था। कितने बच्चों ने होमवर्क किया है? हाइब्रिड गर्ल्स सब नहीं किया है, माशाल्लाह, गुड यार। पढ़ने वाले बच्चे हैं हफ्ते के लिए, हफ्ते के बाद नहीं। फिर पढ़ाई कौन और हम कौन। जी बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था आपने? तो बस सिंपल ही है, इसमें और कुछ करना नहीं। मैं इसको कंप्लीट अब नहीं कर रहा। ये मैंने आपको बताया था 1210 ओपनिंग बनेगा, यही फिर अगले साल का क्लोजिंग का, कोई एडिशन डिस्पोजल नहीं है। ये ओपनिंग 565 आएगा, सिर्फ ओपनिंग पर डेप्रिसिएशन अगले साल की निकलेगी और क्लोजिंग एक्मोडेशन निकल आएगी, वो कहानी खत्म। ठीक है, क्यों हम करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाली एंट्री? एक छोटे से सवाल से इसको समझ लेते हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम अपना डिस्पोजल स्टार्ट कर देंगे। तो बुक्स का पेज 148 है, हैंडआउट्स में भी ये क्वेश्चन 17 मौजूद था। जी बच्चों, ये यहीं पे कर लेते हैं सवाल, फिर अगला डिस्पोजल वाला वहाँ पे जाके सॉल्व करते हैं। ठीक है, कासिम परचेज्ड एन एसेट फॉर 90 रुपये ऑन यकम जनवरी 10, लाइफ इज 3 ईयर्स एंड ईयर एंड इज 31 दिसंबर। ठीक है जी, प्रिपेयर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स 3 साल के। लेकिन मैं उससे पहले लेजर भी बना लेता हूँ, और मैं दोनों तरीकों से करूँगा, यानी कि जी जी जी, कोई मसला है भाई? क्वेश्चन है बेटा? हाँ हाँ, बोलें बोलें। नहीं, अब आवाज़ नहीं आ रही, खट खट की आवाज़ आ रही थी, करीब करें माइक को। हाँ हाँ, ओपनिंग बैलेंस जो हम लिखते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, आप ये कहना चाह रहे हैं? माइक करीब रखिएगा बेटा जी। ये बेटा पिछले साल के एंड तक इतनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कभी इस पे नहीं लगता। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अभी तक एक ही मेथड आपको पढ़ाया है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर लगता है या, और जिस चीज़ को शायद आप कंफ्यूज कर रहे हैं वो कल मैं लेके आऊँगा, इसीलिए मैंने उसको अलग रखा है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जब आता है, जिसको डिमिनिशिंग बैलेंस भी कहते हैं, उसके अंदर कॉस्ट लेस एक्यूमुलेशन करके जो बुक वैल्यू आती है उस पर रेट लगता है, लेकिन वो भी हमने नहीं पढ़ा। स्ट्रेट लाइन मेथड आपको सिर्फ पढ़ाया है जिसमें हर साल रेट ने कॉस्ट पे लगना है या लाइफ ने कॉस्ट के ऊपर डिवाइड होना है। ठीक है, बेटा ऐसे ही है, देखे ना, आपके पास यकम जनवरी 13 पर ओपनिंग डेट पर 1210
रुपए के एसेट्स पड़े हैं। अब ये एसेट पिछले साल खरीदे थे, तो क्या इनकी लाइफ एक ही साल थी कि सारा डेप्रीशिएट हो गए होंगे? नहीं, इनकी लाइफ आगे भी चलनी है, तो इस साल में ये पहले दिन से ही अवेलेबल हैं सारे के सारे। और डिस्पोजल तो अभी पढ़ा नहीं, कोई एडिशन डिस्पोजल नहीं है, तो ये देखें 31 दिसंबर 13 पर क्लोजिंग बैलेंस में भी यही पड़े होंगे। इसका मतलब 1210 रुपए के एसेट्स जो हैं ये सारा साल हमारे पास अवेलेबल रहे हैं। तो अगर ये सारा साल हमारे पास अवेलेबल रहे हैं तो फिर इनको डेप्रीशिएट करेंगे पूरा साल। करवा ही दिया आप लोगों ने बातों बातों में मुझसे। ये फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस था। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 जो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकलेगा उसमें हम ओपनिंग के ऊपर जब डेप्रीसिएशन लेने लगेंगे तो ओपनिंग कॉस्ट कितनी पड़ी है सारे एसेट्स की? 1210। ये वो एसेट्स हैं जो पिछले साल में मुख्तलिफ मौक़ों पर आ गए थे, लेकिन इस साल के पहले दिन से ये अवेलेबल हैं। अब जब ये इस साल के पहले दिन से अवेलेबल हैं तो पूरा साल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एंड तक बेचे भी नहीं हैं। तो फिर ओपनिंग पर हमारे पास कॉस्ट ऑफ ऑल 1210 पड़ी है, इस पे 20% रेट लगाएंगे। आंसर क्या आता है? 2। बस उसके बाद कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल पड़े नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यही टोटल 240 डेप्शन बननी है। तो मैं इसको फिर टोटल क्यों करूं, बस यही आ गया 240, ये टोटल है। इसकी एंट्री करेंगे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। वर्किंग 1 ही चल रही है, कितना जी? 240। लेकिन ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का बैलेंस है, मतलब आज तक की डेप्रीसिएशन। ये तो मैंने सिर्फ इस साल की डेप्शन निकाली है। अब पिछले साल के एंड तक कितनी डेप्शन चार्ज हो चुकी थी वो है 565, उसको ओपनिंग बना लिया करते हैं हम, सबसे पहले करते ही यही काम है, ठीक है। तो ब्रॉड डाउन 1 जनवरी 13 पर 565 आ गया, 240 13 वाले साल की डेप्रीसिएशन आ गई, और 13 के साल के एंड पर एक्यूमुलेटेड डेप्शन बढ़कर हो गई, बता दें कितनी जी? 805। 5 बनता है, पता नहीं 7 कैसे आपका जी, ठीक है। 242 है, तो ऐसे ही बनता है जी, सही कह रहे हैं आप लोग। अच्छा जी। अब एक्सट्रैक्ट्स में भी इसी तरह से अगले साल की फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन 242 है, लेकिन एज ऑन डेप्रिसिएशन 565 से बढ़कर 242 बढ़कर 807 हो गई। कॉस्ट अभी भी 1210 है, ठीक है जी। तो यहां पर बुक वैल्यू आप निकाल लेंगे। कुछ समझ आई है? अगर अभी भी नहीं समझ आई है तो फिर आप क्लास के बाद क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन यार इस माइक में कोई, मुझे लगता है ये मसला है कि ये थोड़ा सा पीछे चल रहा होता है, और थोड़ा सा इसको चेक करवा लें, ये थोड़ा बच्चों को इजी रहे। थोड़ा दूर से भी बोलें तो आ जाए, ज़रा इसको चेक करवा लीजिएगा अभी क्लास के बाद, ठीक है जी? सही है, चलें आगे। हो गया सवाल भी फिर, हैं? अच्छा जी, आज हम इंशाल्लाह बात शुरू करेंगे डिस्पोजल के ऊपर, जो कि आपने आज से पहले नहीं पढ़ी हुई, तो नया काम आज हम करने लगे हैं। डिस्पोजल को हम डील करेंगे 4 स्टेप्स के अंदर। तो वो 4 स्टेप्स आज पहला दिन है, वो लिख लेंगे, फिर ज़िंदगी में बस वो जहन में बैठ जाएंगे, याद हो जाएंगे, लेकिन आज उनको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि आपने आज हेडिंग देनी है डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि आज मैं स्ट्रेट लाइन के साथ ही डिस्पोजल सिखाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ स्ट्रेट लाइन ज़रा अच्छे से पक्का हो जाए, फिर रिड्यूसिंग बैलेंस पे जाएंगे, ताकि फिर उसका सिंपल सवाल भी करें और फिर उसी का डिस्पोजल भी देख लें, मिक्स ना हो चीज़ें आपको, ठीक है। तो हेडिंग बनाएं जी, डिस्पोजल ऑफ पीपीई या फिक्स्ड एसेट, जो भी लिख लें, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, डिस्पोजल के स्टेप्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रिड्यूसिंग बैलेंस में भी जाकर, बस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के कैलकुलेशन के अंदर थोड़ा सा फ़र्क होता है, इसलिए कंफर्टेबल रहें। जो डिस्पोजल आपने आज सीखना है, ये डिस्पोजल सारी ज़िंदगी आपका चलेगा। फिर जब एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन आनी है 2-3 दिन बाद जाकर, तो वो एक्सचेंज भी जो है वो डिस्पोजल जैसी ही एंट्री एसी से ही निकाल के हम थोड़ा सा उसको जो थोड़ा सा और एनहेंस कर लेते हैं, तो वो बात भी समझ आती है। इसलिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्पोजल को लेकर। हाथ खड़ा करें जिनके पास बुक नहीं है, ताकि उनके पास हैंड आउट पहुँच जाए। हाथ खड़े रखिएगा जब तक हैंड आउट मिल ना जाए। अच्छा जी, हेडिंग बन गई जी, सवाल पढ़ते हैं ज़रा। कहता है फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेज आर अपीयरिंग ऑन 1 जनवरी 2018। ये क्या है जी? ओपनिंग बैलेंसेज। ये बैलेंसेज जो 1 जनवरी पर अपीयर हो रहे हैं, ओपनिंग कहलाते हैं।
ठीक है भाई, आ जाएगा यार, वापसी पे आ जाएगा, इधर ध्यान रखो, आएगा ना बंदा, वापसी पे हाथ खड़ा कर लेना। आपके लिए कॉपी कराई, हाइब्रिड के अंदर भी जाना है भाई, फिर इसके बाद बैठे हैं बॉयज़ के पास तो बिल्कुल ही कोई नहीं है। अच्छा जी, ओपनिंग बैलेंसेस आ गए जी, एसेट अकाउंट का और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का। डिटेल्स ऑफ एडिशंस, यकम मार्च 18 को एक एडिशन हुआ है, यकम जून 18 को एक और एडिशन भी हुआ है, और डिटेल ऑफ डिस्पोजल गिवन है। डिस्पोजल्स तो नहीं है, एक ही है। अच्छा, इसको ज़रा मैं छुपा रहा हूँ, ज़रा मेरी तरफ देखें, छोड़ें अकाउंटिंग को, अगेन थोड़ी देर के लिए मैंगो मैन बनना है आपने, और मैंगो वूमैन बनना है, ठीक है जी। आम आदमी, आम औरत, अच्छा आम आदमी जनरल टर्म है, दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताएं, एक आम आदमी बनकर सोचते हुए, अगर आप कोई एसेट बेचें तो उसके बारे में आप क्या क्या बात बता सकते हैं मुझे? ऐसे ही आप अपने ऊपर अप्लाई करें, आपके जेब में पड़ा हुआ कोई मोबाइल है जैसे, तो आपने उसको बेचना है अगर, तो आप उस मोबाइल के बारे में मुझे कौन कौन सी बात बता सकते हैं? कब परचेज किया है, किस कीमत में परचेज किया है, कब बेचना है, जहाँ बेचा है। हाँ जी, ये नहीं ऐसी कोई बात नहीं बतानी, उसके स्पेक्स भी नहीं बताने, ठीक है। मैंने जो मतलब की बात अकाउंटिंग के पॉइंट से पूछनी है वो बताओ मुझे, भाई ने बता दी वो। ये नहीं कहना कि जी ये स्लो हो गया है, बहुत तेज़ चलता है, इसकी इतने GB रैम है, नहीं। मुझे ये बताना है आपने कि ये आपने कब ख़रीदा था, डेट ऑफ परचेज, कितने का ख़रीदा था, कॉस्ट, किस दिन बेचा है, डेट ऑफ सेल, कितने पैसे मिले हैं, सेल प्रोसीड्स। यानी कोई भी चीज़ अगर आप बेचें तो उसके बारे में ये 4 चीज़ें आप बता सकते हैं। कब खरीदा था इसको, एसेट को, कब बेचा है, कितने का खरीदा था, कितने का बेचा है, सादा बात है, बोलो। तो ये सवाल के अंदर अगर गौर करो आप, तो डिस्पोजल के अंदर यही 4 चीज़ें आपको दी गई हैं। ये 4 चीज़ें होना ज़रूरी है ना, ये डिटेल्स होना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी जो कोई इक्का दुक्का इसमें से मिसिंग हुआ करेगी तो देखेंगे क्या करना है, वो जब मिसिंग होगी तब देखेंगे। फिलहाल तो डेट ऑफ परचेज गिवन, डेट ऑफ सेल गिवन, कॉस्ट गिवन, और सेल प्रोसीड्स गिवन, ठीक है, सही है। चले, रिक्वायरमेंट है, एसेट अकाउंट बनाओ और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाओ। 31 दिसंबर 18 पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% स्ट्रेट लाइन। हम इंशाल्लाह एक्सट्रैक्ट्स भी बना लेंगे, आपको पता ही है, ज़रा नए नए काम को शुरू किया हुआ है तो एक्सट्रैक्ट्स तो हम बना ही लेते हैं, ताकि ये पता लगता रहे कि इसकी मंजिल मकसूद क्या है। ये नए मार्कर्स हैं, तुम्हें लगता है तो फिर नए नहीं हो सकते, तो बाहर पे नहीं। बैटरी सही लो हुई है आज मेरी। ओके, क्वेश्चन नंबर, हाँ वही किताब वाला नंबर ही चल रहा है, हैंडआउट्स में भी, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, 20 आगे तो कुछ नहीं ना। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20 है, पेज नंबर किताब का 1, इसके भी आगे कुछ नहीं है, 15 के आगे। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट है एसेट का अकाउंट बनाओ और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। चीज़ को अपने ऊपर सवार ना किया करें, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है डिस्पोजल का, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे तो सारी FAR 1 ही बहुत आसान है, मैंने आपको पहले भी बताया था। मुश्किल क्या है, आपका रोज़ आना, आपका हर हफ्ते टेस्ट देना, आपका रोज़ का काम रोज़ करना, होमवर्क वगैरह, आपका आखिरी महीने में टिका कर पढ़ना, जो चीज़ें बताई जाती हैं उस तरह से उनको करना, ये मुश्किल काम है। पेपर मुश्किल, सिलेबस मुश्किल ये नहीं है, पास होना मुश्किल नहीं है, आपको अपने आप को सिधाना मुश्किल है, बस ये आप जहन में रख लें। तो बॉल जो होती है वो इस सेशन के दौरान आपके अपने कोर्ट में ही होती है, आपको बस पता नहीं होता, ठीक है, सही है। हाँ, पढ़ें, मेहनत करें, रोज़ का काम रोज़ करें, ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। आप तो वैसे भी अकाउंटिंग पढ़ के आए हुए हैं, डेबिट क्रेडिट ही होता है अकाउंटिंग में, और क्या होता है, कुछ भी नहीं, ठीक है, सही है। हाँ अच्छा जी, एसेट का अकाउंट बनाएंगे, थाउजेंड में कर लेना, 1000 में कर लें, हैं रुपीज़ इन 1000। उसके बाद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट आ जाएगा।
अच्छा, अब ये रुपीज़ इन थाउजेंड भी बस लिख लिया मैंने, जो लिखना था 1-2 दफ़ा काफ़ी होता है इतना। यहाँ थोड़ा सा इसको ज़रा इधर कर लेते हैं, डिस्पोजल और डेप्रिसिएशन की वर्किंग में थोड़ी सी तफसीलात ज़्यादा लिख लेंगे। जी बच्चों, ओपनिंग बैलेंस सवाल से उठाकर रिक्वायरमेंट में लिखना, नंबर होते हैं इसके भी, क्योंकि एसेट का बैलेंस एसेट के लेजर में आपने इधर नहीं लिखा, इधर लिखा, कोई कॉन्सेप्ट तो था ना इसके भी पीछे। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस सवाल से उठा के आपने इस लेजर की बजाय इस लेजर में लिखा और डेबिट साइड की बजाय क्रेडिट साइड पे लिखा, तो कोई कॉन्सेप्ट था ना इसके पीछे, तो इसके नंबर होते हैं। आपने ओपनिंग बैलेंस भी उठा के सवाल से इस लेजर में लिखना है, या जब नोट बना रहे होंगे ओपनिंग लिखना, तो उसके भी मार्क्स होंगे। ओके, तो यानी आप सवाल पढ़ के सवाल शुरू कर रहे हैं, ओपनिंग लिखते हैं, सवाल के नंबर आने शुरू हो जाते हैं। इतना ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। अब आप पास ना हो तो क्या करे बंदा। अच्छा जी, ये 2 लेजर्स, ठीक है, इन 2 लेजर्स के नीचे आपने जितना को ये 3-4 लाइनें छोड़ देनी है, एक नया लेजर बनाना है। मैंने थोड़ी देर में, अभी नहीं बना रहा, ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूँ कि आप वर्किंग तरतीब में करते जाएं, तो ये ना हो गड़बड़ कर दें। ओके, सही है। एक लेजर की जगह इन 2 के नीचे छोड़ देनी है। ओके, शायद रिक्वायरमेंट में उसका नाम भी लिखा हुआ है, डिस्पोजल का लेजर बनाना सिखाना है, लेकिन वो अभी नहीं, वो फिर बाद में बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम तरतीब के मुताबिक, देखो मैं बोर्ड के ऊपर ना तरतीब भी नहीं छेड़ता होता, जिस जहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग पहले दिन की थी वहीं पर आखिरी दिन तक करता रहता हूँ। इसके पीछे भी यही वजह होती है कि आपके दिमागों के अंदर मैप बनते चले जाएं। ये जब कॉन्सेप्ट्स आपके बन रहे होते हैं तो साथ साथ फॉर्मेट्स भी बनते जाएं दिमाग में। रट्टा नहीं लगा रहे हम, लेकिन हम फॉर्मेट्स को ज़रूर जो है वो मलहूज़े खातिर रख लेते हैं, ताकि ये खामखा कि दिमाग के अंदर टेंशन ना हो कौन सा सवाल शुरू कैसे करना है। हम हर टॉपिक के हर सवाल को एक ही तरीके पे करेंगे, समझ के करेंगे, लेकिन पर्चे में ये परेशानी नहीं होगी कि फ़लाँ टॉपिक का सवाल आया, शुरू कैसे करना है। हमारी तरतीब होगी, उस टॉपिक का सवाल हमेशा एक ही तरतीब पे शुरू किया होगा तो शुरू कर देंगे, फिर अल्लाह का नाम लेके जब शुरू करेंगे तो होता चला जाएगा, ठीक है। और 70-80% सही हो जाए तो छलांगे लगाना, पेपर के बाद लगाना, लेकिन ये ना छलांग लगाते हो वहाँ पे वो पकड़ के चलो बाहर, क्या कर रहे हो जी। वर्किंग 1 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की यहाँ कर लेंगे। ओके, डन। चलें जी, सवाल को बाज़ाब्ता तौर पे शुरू करते हैं अब, लेकिन तरतीब हमेशा याद रखना, पहले दिन से बता रहा हूँ, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो, 2 दफ़ा सवाल पढ़ो और फिर उसको सॉल्व करना शुरू कर दो जी। ओपनिंग 300 एसेट का और 120 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। ओपनिंग डेट क्या है? 1 जनवरी 2018। ब्रॉड डाउन 300, 1 जनवरी 2018, ब्रॉड डाउन 120। नेक्स्ट, जो काम पुराना सीखा हो वो तो फटाफट करें, यानी जिसको डिस्पोजल नहीं भी आता उसको एडिशन तो आता है ना, वो ये लिखकर पर्चा दे आएगा तो एडिशन की एंट्री, ओपनिंग की एंट्री और एडिशन की, ओपनिंग की प्लेसमेंट और एडिशन की प्लेसमेंट से उसकी एंट्री से उसके नंबर मिलेंगे उसको। एंड वाले आंसर पे नंबर नहीं पड़े होते अकाउंटिंग के अंदर, हर स्टेप पे नंबर पड़े होते हैं। ओके जी, डेट ऑफ परचेज गिवन है, कॉस्ट गिवन है, तो ये 2 एडिशंस हैं, दोनों को डेट वाइज रिकॉर्ड कर लेते हैं। पहला 30 का है, दूसरा 50 का है, 1 मार्च और 1 जून को। तो 1 मार्च पर एडिशन हुआ, क्या एंट्री करते आए हैं आज तक, बोलें। हाँ, एंट्रियां बोलने वालों को मैंने पास होते देखा है, बाकी आपकी मर्जी है। शोर मैंने नहीं मचवाना होता, कोई नाथ खानों की तरह सुभान अल्लाह ऊंची होगी तो मज़ा आएगा। इतनी आवाज़ में एंट्री बोल लिया, मैं तो आज अपनी आवाज़ ही निकल रही है, तुम देख रहे हो ना, ठीक है। इतनी को आवाज़ आपकी बस हो एंट्री बोलते हो कि आपके अपने कान तक वो चली जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं मुझे चाहिए, यानी आपने एंट्री बोलनी है लाजमी। ओके, तो जनरल एंट्री क्या है जी एडिशन की। अब ये ज़्यादा आवाज़ है, कोई मसला नहीं, इतना शोर ना मचाओ, थक जाओगे, रोज़ा लग जाएगा, आराम से बोलो, पर बोलो ज़रूर। ओके, एसेट डेबिट कितने से? 50 से, पहला 30 है, बदतमीज़ जी। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट दिमागों में, ठीक है जी। एडिशन हो गया, यहाँ एडिशन भी लिख सकते थे, किस दिन? 1 मार्च 2018। दूसरा एडिशन
यकम जून 18 को हुआ है और 50 रुपए का है, तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, यकम जून 2018। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब डिस्पोजल जरूर है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पहले सारा वो काम करता चला जाऊं जो आज तक किया था, ठीक है ना, आसान आसान काम। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन के अंदर ओपनिंग में थोड़ा गड़बड़ है, वो क्या है अभी बताता हूं, इसलिए मैंने इसको, आप नोट ना करें, आप एंड पे कर लीजिएगा, नो इश्यू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑन एडिशंस, ये काम तो हम कर सकते हैं। एडिशन पहला 30 का है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, और ये यकम मार्च को आया है, तो यकम मार्च से 31 दिसंबर तक, हाँ उंगलियों पे गिन लेना अगर 9 महीने किसी ने बोले हैं तो, ऐसे ही ना खामखा फेल हो जाना, ठीक है ना। यकम मार्च है तो जनवरी फरवरी नहीं था, 2 महीने नहीं थे, बाकी 10 महीने की डेप्रिसिएशन आनी है, 10/12, बाद में लिख लेंगे आंसर, कोई नहीं मसला। फिर 50 है इंटू 10% इंटू 7/12, चलो लिख दो 2.5 2.9। तो देखो ये सारे नंबर आपको मिल चुके हैं, हालांकि आपको डिस्पोजल नहीं आता। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, आपने टेस्ट्स में इनको अप्लाई करना है। टेस्ट में नॉर्मली पहले 1-2 टेस्ट के अलावा मुश्किल ही बनाता होता हूँ, शायद थोड़ा सा अगर काम ज़्यादा कर लिया तो पहला टेस्ट भी अच्छा ही होगा, मुश्किल होगा। मुश्किल का मकसद यही होता है कि जैसा मर्जी पेपर आए, आपने ये देखना है कि आप उसमें क्या कर सकते हो, जो समझ में आए टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज वो कर दो। अब जब पेपर चेक होकर आपको मिलेगा और उसमें आपको मार्क्स मिले हुए होंगे, तो वो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा जो पर्चे में भी आपके साथ जाएगा। जब पर्चे में सवाल आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा और आप अपनी एफर्ट करोगे, आपको पता होगा मैं जो लिखता जा रहा हूँ कुछ ना कुछ मार्क्स, हर सवाल में इजी मार्क्स मौजूद होते हैं। पूरा सवाल सही करना ज़रूरी नहीं है पास होने के लिए, हर सवाल 60-70% सही कर लो तो पर्चा पास है। अच्छा, ये नहीं कि सही हो रहा हो तो छोड़ दो, मतलब हो जाए सही तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो रहा सही तो गिवन टाइम में जितना हो गया है वो करो और आगे चलो, आपका पेपर आराम से पास हो जाएगा। सारा पर्चा तो सही करना ज़रूरी नहीं है, सारा पर्चा सही करके पास होना होता तो फिर शायद आज हम भी आना खड़े होते। 3 घंटे के अंदर अपना एक प्रेशर होता है, ठीक है। तो मुश्किल से मुश्किल सवाल में पासिंग मार्क्स होते हैं, तो आपने जो समझ में आए वो करते जाना है। कभी भी परेशान नहीं होना, सवाल का उजम देख लिया, सफ़े का सवाल है सर, क्या हो गया सफ़े का, रिक्वायरमेंट पढ़ो, लेजर बनाना है तो बनाओ लेजर, अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दो, लिखते जाओ एडजस्टमेंट, जो समझ आए वो भी लिखते जाओ, नहीं समझ आया अजम्पशन कोई फिगर की लेके चलते जाओ, सिर्फ उस फिगर के नंबर कटेंगे, आगे नहीं कटेंगे। मतलब बताता हूँ थोड़ी देर में, फिलहाल चलने दो, ठीक है। यानी एक बात याद रखना, अकाउंटिंग में गलती पे गलती के नंबर नहीं कटते, गलती पे, चलो मिसाल के तौर पे समझाता हूँ। आपने इंट्रो के अंदर इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखी थी, इनकम स्टेटमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आता था। मिसाल के तौर पे ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने गलत निकाल दिया, एक सही निकाला एक गलत, फिगर यहाँ फ्रैक्शन गलत हो गया, इसके दोनों के 0.5 मार्क था, एक नंबर बनता था, इसका आधा नंबर उसने यहाँ पे आपका एग्जामिनर ने काट दिया, ठीक है। अब ये टोटल डेप्रिसिएशन आप उठाकर ले गए P&L के फेस पर एक्सपेंसेस में। अब हालांकि वहां पे गलत फिगर गई है, लेकिन वहां पे उसके पूरे नंबर मिलेंगे। ये बात समझी है, गलती के नंबर यहाँ पे कट गए। अब इस डेप्रिसिएशन को P&L में एक्सपेंसेस में शो करना, चाहे वो गलत फिगर भी है, यहाँ जाकर उसके नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि गलती क्या हुई थी, ये फ्रैक्शन गलत लगा था, इस फ्रैक्शन के गलत लगने के नंबर उसने यहाँ काट लिए थे। अच्छा, फिर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, उसमें से वही गलत वाला एक्सपेंस माइनस हुआ होगा, प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ, उसके नंबर मिलेंगे, नहीं दोबारा कटेगा। वो प्रॉफिट जाके कैपिटल में ऐड होता था, उसके नंबर मिलेंगे, वो अपनी जगह पे है, गलती पे गलती के नंबर नहीं कटते। सो प्लीज सवाल को करते रहना है आपने, पास होना बहुत आसान है, सबसे आसान ही इसी के अंदर है पास होना, हिम्मत तो करें थोड़ी सी, ओके, डरना नहीं है। अच्छा जी, ये काम तो हम सारे का सारा कर रहे थे पहले भी, अब जो काम कर रहे थे उसको मैंने नहीं किया, उसकी कोई वजह बता दे। तो डिस्पोजल है, ये तो कोई बात ना हुई, सही से बताओ, सही से, मतलब यूं समझो कि आप पढ़ाने आए हो और मैं पढ़ने आया हूं। मुझे बताओ आप लोगों ने ओपनिंग क्यों नहीं कैलकुलेट किया, हालांकि ओपनिंग गिवन तो है 300।
ये बात भी ठीक है। क्या बोला, दोबारा बोले। तो इस यहाँ पर वो एसेट्स लेते हैं जो साल के स्टार्ट से साल के एंड तक हैं, तो किस में से, इधर से भी ऐसी आवाज़ ही आई थी, ठीक है। कि असल में कहानी क्या है, ये जो एसेट हमने बेचा है, ये बेचा हमने इस साल में, खरीदा कब था, कुछ साल पहले। इसका मतलब ये जो 40 रुपए का एसेट हमने कुछ साल पहले खरीदा था, ये 14 में खरीदा था, तो 14 में डेबिट हुआ होगा एडिशंस में, फिर 14 का क्लोजिंग बना होगा, फिर 15 का ओपनिंग, 15 में खरीदा था, चलो 15 में डेबिट हुआ, एडिशन बना, 15 के क्लोजिंग में आ गया, फिर 16 का ओपनिंग बना, उसमें आया, फिर 16 के क्लोजिंग में आया, फिर 17 के ओपनिंग में आया, फिर 17 के क्लोजिंग में आया। अब 18 के ओपनिंग में पड़ा है या नहीं पड़ा है, पड़ा है या नहीं पड़ा है। यानी इस 300 में 40 रुपए वाला एसेट भी पड़ा है। ये बात मानते हो? मैं यहां पे लिख भी देता हूं आपके लिए, ठीक है। इसमें डिस्पोजल वाला 40 वाला एसेट पड़ा है या नहीं पड़ा है, तो बोलो। अब इसमें पड़ा है तो जाहिर है पड़ा ही होना था। 15 में अगर खरीदा था तो 18 के स्टार्ट के अंदर जो एसेट्स पड़े हैं उनमें पड़ा ही होगा। तकलीफ क्या आपको, मसला क्या है आपको, बोलो। वैसे पूछ रहा हूँ, डर क्यों गए हो जी, मसला क्या आप लोगों को हैं, तकलीफ क्या आप लोगों को, क्यों रोका है आपने उसको, ओपनिंग को? बोलते नहीं हो। 2 बच्चों ने बोला है फिर भी चुप बैठे हैं। मैंने वो एक जुमला लिखवाया था कि यहां पर आपने कभी भी फ्रैक्शन अप्लाई नहीं करना। मतलब यहां पे सिर्फ वो वाले एसेट्स लेने हैं जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास रहें। अब ये जो 40 रुपए वाला डिस्पोज हुआ है एसेट, ये साल के पहले दिन तो हमारे पास पड़ा था, लेकिन दौराने साल ये बिक गया। अगर ये दौराने साल बिक गया है तो क्या ये क्लोजिंग डेट पर भी हमारे पास पड़ा होगा? तो अगर इसको 300 के अंदर ही पड़ा रहने दिया और 300 पे यहां पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली तो ये डेप्रिसिएशन गलत हो जाएगी, ठीक है। तो सही है। तो इसका मतलब चेंज क्या आई, रेड मार्कर देना ना जरा, मैं चेंज बताऊं, यही दे दो। आपने ओपनिंग एसेट्स पर जो डेप्रिसिएशन निकालनी है, अगर सवाल में डिस्पोजल हो तो यहां से एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। तो ये नई चीज मैंने आज रेड से लिख दी, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, ठीक है। जितने भी डिस्पोजल हो, यानी कि दौराने साल अगर कोई एसेट बिक गया है और वो एसेट ऐसा एसेट था जो पहले से चला आ रहा था, तो ओपनिंग में तो वो पड़ा होगा। लेकिन अगर आपने उसको यहां ओपनिंग में ही 300 में पड़ा रहने दिया और 300 को यहां डेप्रिशिएट कर दिया, तो यहां पर तो फ्रैक्शन लगता नहीं है। अब ये जो एसेट हमने 30 जून 18 को बेच दिया है, क्या ये हमने इस साल पूरा साल इस्तेमाल किया पूरा साल? तो फिर पूरा साल डेप्रिशिएट करना सही होगा? तो गलती हो जाएगी ना। इसलिए इसको यहां से तो निकाल दो। कहां पे 6 महीने को सोचना है वो बात की बात है, फिलहाल ओपनिंग में से तो निकाल दो, सही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लिखना चाहूं कि अगर डिस्पोजल आ जाए तो ओपनिंग की डेप्रिसिएशन कैसे निकलती है, पहले दिन लिखूंगा, आपको पता ही है, तो मैं यूं लिखूंगा, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल लिखा करते थे, याद है? यही लिखा था ना कल, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल, बचपन से आप यही लिखते आ रहे हैं। यानी 300 माइनस कर दो इसमें से ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल्स, और जो बाकी बचे उस पे लगा दो रेट। ये फॉर्मूला आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, ठीक है जी, मतलब आप सबके लिए जी। तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स कितनी है जी? इस पे रेट लगा तो 40 इसमें पड़ा है, उस पे भी रेट लग जाएगा। सुकून से, तसल्ली से समझो, कोई मसला नहीं है। ये सवाल आराम से, बस एक ही सवाल करना है, उसके बाद एक और सवाल मैंने पहले आपसे करवाना है, फिर वो मैंने सॉल्व करना है, ताकि नकदो नकदी तैयारी होती जाए, ठीक है। समझना आपने तसल्ली से, सुकून से, ठीक है ना। तेजी से अब नहीं पढ़ा जाता हमसे, जरा ऐसे ही है जी। तो 300 में अगर आपने 300 में 40 वाला भी पड़ा है, अगर पड़ा रहने दिया और रेट लगा दिया तो 40 पर रेट लग जाएगा। लेकिन अब इस जगह पे फ्रैक्शन अलाउ ही नहीं है अप्लाई करना, मैंने आपको बोला था। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरा साल डेफिसिट हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 300 में से 40 को निकाल देंगे, बाकी क्या बच गया, 260। अब ये वो एसेट्स हैं जो साल के पहले दिन भी थे, साल के आखिरी दिन भी पड़े हैं, ठीक है। तो आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही कैलकुलेटर पे आंसर निकल आएगा, शो कर दिया आपने, ठीक है।
इंटू 10%। आंसर बताओ। 20, ये 26। ओपनिंग एसेट्स की डेप्रिसिएशन आ गई 2.5 था, 2.9 आ गया। यहां तक को मसला है तो बताओ, समझ आती है बात। इस साल की डेप्रिसिएशन निकालते हुए ओपनिंग एसेट्स में से अगर कोई साल में दौरान साल एसेट डिस्पोज हुआ है जो पहले साल से चला आ रहा था, तो उसको ओपनिंग में से माइनस करके ओपनिंग एसेट्स, यानी यहां पर सिर्फ वो एसेट्स आएंगे जो सारा साल हमारे पास रहे। क्या ये एसेट सारा साल हमारे पास रहा है? तो यहां से निकाल दो। कहां लेके जाना है वो मैं भी बताता हूं, फिलहाल यहां से निकाल दो। यहां से निकाल दो, बकाया एसेट्स वो हैं जो पूरा साल हमारे पास रहे हैं, तो उनके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट लगाओ और कोई फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। यहां तक को मसला। कोई क्वेश्चन हाइब्रिड? कोई क्वेश्चन? चलें आगे। अब अगली बात, ये फॉर द ईयर नहीं लिखा, चलो माजरत, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18 है ना ये डेप्रिसिएशन, ऐसे ही है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम निकाल रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। तो क्या इस 18 वाले साल में ये 40 वाला एसेट जो बिक गया है, क्या बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ? क्या साल के पहले ही दिन बिक गया है? नहीं, डेट ऑफ सेल क्या आ रही है? 30 जून 18, यानी कि 30 जून 18 तक तो इसे इस्तेमाल किया था हमने, ठीक है। 30 जून 18 तक तो इस्तेमाल किया था ना, बोलो, ठीक है। तो इसका मतलब 6 महीने की डेप्रिसिएशन इसकी चार्ज करनी पड़ेगी। अब यहां से तो हमने इसको निकाल दिया, इसको निकाला इसलिए कि यहां पड़ा रहता तो पूरा साल डेप्रिशिएट होता। अब यहां से जो निकाला है इसको, इसने कहना है मुझे क्यों निकाला, आपने कहना है तुम्हें इसलिए निकाला कि तुम यहां पे पड़े रहते तो पूरा साल इस्तेमाल हो जाते, डेप्रिशिएट हो जाते, इस्तेमाल तो हुए नहीं। इसको अलग ले आएंगे, एक नया लाइन आइटम आज हम ऐड करेंगे और उसकी हेडिंग होगी ऑन डिस्पोजल्स। ऑन डिस्पोजल्स, ये एक से ज्यादा हो तो ट्रीटमेंट सेम होगा। 2 डिस्पोजल हो तो 2 की कॉस्ट माइनस कर देना, 2 को नीचे ले आना, सेम। मैं लेजर्स की डबल एंट्रीज पे अभी नहीं गया, मैं सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन की टेक्निकलिटी फिलहाल समझा रहा हूं जो मसला करती है। बाकी तो आसान काम है, वो 1 मिनट में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, सही है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 40 पर यहां नहीं निकाला क्योंकि यहां पर फ्रैक्शन नहीं लगा सकते थे। 300 में 40 पड़ा था, इसको यहां से निकाल दिया, बाकी 260 पूरा साल रहे, उन पे डेप्रिसिएशन यहां चार्ज कर ली। ये 40 जो जहां से निकाला था इसको अलग ले आए और यहां पे आके हमने कहा तुम 40 जो हो, मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड में जौन सा मर्जी साल हो एसिड की जिंदगी का, रेट किस पर अप्लाई होना है? कॉस्ट पे। रेजल्ट वैल्यू हो तो माइनस भी होगी, लेकिन वो है नहीं सवाल में, ठीक है। तो इसका मतलब 40 पर ही लगेगा 10%, लेकिन ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन है। जैसे स्टार्टिंग में आपने अगर 1 अप्रैल को एसिड खरीदा तो आप कहते थे जनवरी फरवरी मार्च में नहीं था, 1 अप्रैल, अभी नहीं, बात पूरी हो रही है, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च में नहीं था, 1 अप्रैल से यूज करना शुरू किया और 31 दिसंबर तक किया, तो 9 महीने डेप्रिसिएशन चार्ज करो। ऐसे ही जो एसेट बिक गया है 30 जून 18 पर, तो हम क्या कहेंगे? 1 जनवरी 18 से 30 जून 18 तक ये इस्तेमाल हुआ, उसके बाद ये बेच दिया है। जब बेच दिया है तो फिर इस्तेमाल तो नहीं ना होगा, ये जिनको बेचा है वो ले गए, तो फिर आपने कितने महीने इसको इस्तेमाल किया, तो फिर कितने महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो? 6 महीने की, ठीक है। अब पूछो क्वेश्चन। बेटा सेल प्रोसीड्स कहते हैं जब एक्चुअल डिस्पोजल के दिन खड़े होकर हमने उसको बेचा तो जितने पैसे मिले। क्या इसकी लाइफ एंड हो गई होगी? रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन बताई थी, लाइफ के स्टार्ट में खड़े होकर आपने अंदाजा लगाया था कि लाइफ के एंड पे ये इतने रुपए का बिकेगा, वो रेजिडुअल वैल्यू होती है। ये सेल प्रोसीड्स और रेजिडुअल वैल्यू दोनों डिफरेंट है। इंपॉर्टेंट बात है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को इसमें मसला होता है, ठीक है ना। सेल प्रोसीड ये कुछ इस तरह की कहानी है, जैसे मिसाल के तौर पे हमने ये 2010 में एक एसेट खरीदा 500 का, हमने सोचा जी इसकी लाइफ जो है वो 10 साल होगी, ऐसे ढेर सारे साल जितने भी हैं ये सारी इसकी लाइफ है, और लाइफ के एंड पर ये कोई 2 रुपए का बिक जाएगा। ये रेजिडुअल वैल्यू है अगर होती तो। अब दरमियान में जाते जाते इस दिन वैसे ही हमने इसको बेच दिया, तो बाजार में क्या ये 2 रुपए का बिकेगा? उस दिन बाजार में जाएंगे जितनी कीमत लग गई, हो सकता है कि ये 18 रुपए का बिक जाए। अब दिस इज सेल प्रोसीड, इस दिन बिक रहा है, और हमारे सवाल में यहां पर 0 है, यानी कि रेजिडुअल वैल्यू गिवन नहीं है। होती भी ये इस तरह से भी होता तो भी इसका कोई असर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में इसका असर होना था कि 50 - 2 करके आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे होते, लेकिन डिस्पोजल के वक्त इसका कोई असर नहीं है। एंट्री करवाऊंगा
बात समझ आई है? ये दोनों चीज़ों के अंदर फर्क है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना चाहिए, ठीक है। तो सेल प्रोसीड्स क्या है? एक्चुअल डिस्पोजल के वक्त कितने रुपए मिले, कह सकते हैं फेयर वैल्यू इस दिन की। नॉर्मली फेयर वैल्यू मिल जाती है ना हमें, यानी इस दिन, ये लेट्स से ये 2010 था, तो ये 11, 12, 13, 14, 15, आगे साल जरा थोड़े कम ना कर लें जी, 14, 15, 16, 17, ये 31 दिसंबर, ये हमने 31 दिसंबर 17 पे लेट से बेचा, तो इस दिन की ये बाजार में फेयर वैल्यू थी, तभी तो हमें मिली। उसके बाद आगे 18, 19, 20, 21, 22 तक चलना था, और फिर एंड पे हमने सोचा था कि इतने का बिकेगा, एंड तो आया ही नहीं। तो ये एंड पर एस्टिमेटेड फिगर जो होती है, ये सेल प्रोसीड्स होती है, ये एक्चुअल हमें मिल जाती है, रिसीव होती है, और ये रेजुअल वैल्यू होती है जो एस्टीमेट हम लगाते हैं एट स्टार्ट। पता है, आपस की बात है, ये इतने मिले ना मिले ये भी जरूरी नहीं है। एंड पे जाके 2 ही मिल जाए तो कोई गेन लॉस नहीं आएगा, एंड पे जाके कुछ ना मिले तो 2 का लॉस, 4 मिल गए तो 2 का गेन, यही आज सिखाऊंगा, गेन लॉस निकलेगा। लेकिन फिलहाल सबसे पहली चीज क्या है, रेजुअल वैल्यू और सेल प्रोसीड्स का डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, समझ आई है? किसी का क्वेश्चन है तो पूछें, बोले। ये वो अंदाजा है जो लाइफ के स्टार्ट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, चेंज भी हो सकता है, चेंज एस्टिमेट पढ़ाना है आपको। इधर खड़े होकर सोचा था 2 रुपए मिलेंगे, 3 साल बाद पता लगा महंगाई बड़ी हो गई है, ये तो 4 रुपए का बिकेगा एंड पे, तो उसकी काउंटिंग भी सिखाऊंगा, अभी उसको ना सोचें। फिलहाल ये देखें कि ये फर्क क्या है दोनों में। रेजुअल वैल्यू क्या है? एस्टिमेटेड एट स्टार्ट ऑफ लाइफ, के एंड पर इतने का बिकेगा। एक्चुअल में इतने का बिके ना बिके ये तो एंड पे पता लगेगा, लेकिन दरमियान में चलते चलते एसेट को वैसे ही बेच दिया, तो जो पैसे उसको बेच कर आएंगे वो हमारी सेल प्रोसीड्स होते हैं। गॉट इट? कंफ्यूजन है तो बताओ हाइब्रिड वालों। चलें आगे। ये असल में कुछ दिन बाद जाके बच्चे पूछते हैं और इंपॉर्टेंट बात है, फंस रहे होते हैं, तो अच्छा जरा टाइम पे बात होगी जी। ये ऐसी जरा हटके थी एग्जाम्पल, सवाल पे वापस आते हैं जी बच्चों। ये सवाल हम कर रहे हैं, बोलो, ये समझ आती है? ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, फिर एडिशन उसी तरह से, और डिस्पोजल की कितने महीने की डेप्शन? 6/12 जी, बोलें। 2.0 लिखा है, ऐसे डर के देख रहे, पता नहीं क्या लिख दिया मैंने जी। ले जी, खत्म कहानी। 33 पॉइंट, ले जी, ये इस साल की, पूरे साल की डेप्रीसिएशन आ गई, और डेप्रीसिएशन की एंट्री आज भी वही है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, डेप्शन एक्सपेंस उसने मांगा नहीं है तो दिमाग में करें, वैसे भी डेप्शन एक्सपेंस का लेजर ना एक्यूमुलेशन के अंदर कवर हो जाता है, वही एक्सपेंस यहाँ भी नजर आ रहा होता है, ठीक है ना। इसलिए अगर वो सिर्फ ये कहते हैं ना कभी डाटा दे के पीपीई का कहीं रेलेवेंट लेजर बना दो, तो डेप्शन एक्सपेंस का नाम बनाना, बस एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्शन का बना लेना। ओके जी, एंट्री बोलो, बोलो। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, दिमागों में, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 33.4। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस वर्किंग नंबर 1, 31 दिसंबर 18। ले जी, यहां तक कोई मसला है तो बताएं, वरना मैं डिस्पोजल के वो स्टेप्स जो डेबिट क्रेडिट फिगर्स होनी है, अब उसकी तरफ चलूं, सिखाना शुरू करूं जी। तो क्या फर्क पड़ेगा अगर डिस्पोजल आ जाए तो? क्या फर्क पड़ेगा सवाल की सेहत पर अगर डिस्पोजल आ जाए तो? ओपनिंग में से, ओपनिंग की कॉस्ट में से, ये स्ट्रेट लाइन चल रहा है ना। अच्छा, अब कल जब रिड्यूसिंग बैलेंस शुरू करेंगे तो देखते हैं उसके डिस्पोजल पे पहुंचते हैं या नहीं। कल जब वो शुरू करेंगे तो सारा कुछ सेम रहना है, इस कॉस्ट की जगह बस बुक वैल्यू आ जाएगी, इस कॉस्ट की जगह बुक वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए इसको अच्छे से करना, खूब प्रैक्टिस करना है, बुक ले लेना, ताकि कल मैं मजीद इसकी प्रैक्टिस करवाऊं। ये जितना मजबूत होगा स्ट्रेट लाइन वाला, रिड्यूसिंग बैलेंस वाला, उतना ही ईजी लगेगा, क्योंकि फ़र्क ही सिर्फ 2 जगह पे आने। आपने कहना अच्छा वो ये और 2, बस यही फ़र्क है, बाकी तो सब कुछ वैसा ही है। तो ये ईजी है उसकी निस्बत, इसलिए इसको समझ के इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से कर लो, ताकि थोड़ा सा फ़र्क जो दूसरे में पड़ना है वो कन्फ्यूज़ ना करे। ओके, सही है? तो ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, एक ये लाल वाली चेंज आई, दूसरा यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं लगा, लेकिन ये 40 को अलग ले जाकर एक नया लाइन आइटम ऐड किया, ये दूसरी चेंज आई है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन के अंदर
ये दो चेंजेस हैं, माइनस हो जाएगा 40 यहाँ से और अलग से डेप्रिसिएट होगा यहाँ पर। बाकी एंट्री भी सेम है, सब कुछ वैसे ही, लेजर भी वैसे ही बन रहे हैं। समझ आ रही है? चलो अच्छा जी, ये तो बात हो गई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की। लेकिन एसेट हमारा डिस्पोज हो गया है। जब एसेट खरीदते हैं तो उसको रिकग्नाइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, एसेट अकाउंट में लिखते हैं, डेबिट करते हैं, ऐसा ही है ना? तो जब एसेट डी रिकग्नाइज हो रहा है, जिसको डिस्पोजल भी कहते हैं, डिस्पोज हो रहा है, तो किताबों से भी तो निकालना पड़ेगा। जब हमारे बिजनेस से, ज़िंदगी से निकल गया है, तो अपनी किताबों से भी निकालो। ठीक है? अब वो किताबों से निकालना किस तरह से है, उसके लिए ये 4 स्टेप्स मैंने आपको लिखवाने हैं, जो आपको हेडिंग कही थी। स्टार्ट में नहीं बनाई तो कोई बात नहीं। अब ये वाला सफ़ा जितना आपका हो गया है ना, मैं बता देता हूँ आपको कि आपको एक तो लेजर की जगह छुड़वाई हुई है, उसके बाद आपने ये वर्किंग शुरू कर दी होगी। इस वर्किंग के नीचे को 5-7 लाइनें छोड़ दें, जितनी भी हैं, ठीक है? और एक फ्रेश सफ़े के ऊपर, बल्कि बेहतर अगले सफ़े के ऊपर जाके हेडिंग बनाएं, स्टेप्स फॉर रिकॉर्डिंग डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्या टिश्यू का डिब्बा पड़ा है? जी, स्टेप्स फॉर रिकॉर्डिंग डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट या फिक्स एसेट, जो पसंद आए लिख लो। हाँ जी, तैयार हैं स्टेप्स लिखने के लिए? लेकिन स्टेप 1, बल्कि पहले आप मुझे बताएंगे, जब हमने एसेट खरीदा था तो एसेट बिजनेस में आया था, बोलो। बिजनेस में एसेट बढ़ा था। एसेट के बढ़ने पर क्या करते हैं? एसेट अकाउंट को डेबिट। ये समझ आती है बात? ये आपको पता है। अगली बात आपने यहीं से निकालनी है। अगर बिजनेस से एसेट निकल गया है तो बिजनेस में एसेट कम हो गया। एसेट कम हो तो क्या करते हैं? यही हमारा पहला स्टेप है डिस्पोजल का, कि हम एसेट अकाउंट में से डिस्पोज होने वाले एसेट की कॉस्ट को निकाल देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है? सही है? अच्छा, अगली बात भी सुन लो, फिर अंग्रेजी में लिखवा देता हूं। अगली बात, जब एसेट आया था तो डेबिट किससे किया था? कॉस्ट से। ये ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है, एसेट की कॉस्ट से। जब एसेट जाएगा तो एसेट को किससे क्रेडिट करेंगे? कॉस्ट से, फिलहाल कॉस्ट से। बल्कि यूं कहना चाहिए सादा अल्फाज में, एसेट के अकाउंट के अंदर पड़ा क्या हुआ है इस वक्त डिस्पोज होने वाले एसेट के मद में? कॉस्ट 40 ही पड़ी है ना, तो क्या 40 के अलावा कोई चीज़ यहाँ से निकाल सकते हो? जो भी निकालोगे वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि फिर वो एसेट डी रिकग्नाइज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट, जाने वाले एसेट, डिस्पोजल वाले एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट करना है। कॉस्ट को क्यों क्रेडिट करना है? क्योंकि एसेट अकाउंट में पड़ी ही क्या है? कॉस्ट। वो कासिम वाला सवाल तो करवाया ही नहीं। चलो खैर, बाद में कर लेंगे, वो मैं करवाने लगा था और वो हैंड आउट वाले आ गए थे। खैर कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, क्या बात कर रहा था मैं? अच्छा हो गया ना वो नहीं करवाया, अब ये बात याद करवा के फिर वहाँ पे समझा भी दूंगा किसी वक्त। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ जी, एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट करेंगे, निकालेंगे। कॉस्ट को क्यों निकालेंगे? क्योंकि एसेट अकाउंट में पड़ी ही कॉस्ट है। और अगर एसेट अकाउंट में कभी बुक वैल्यू पड़ी होगी, किसी दिन करवाऊंगा, तो फिर एसेट डिस्पोज होगा तो निकलेगी भी क्या चीज़? यानी जो एसेट अकाउंट में पड़ा है जाने वाले एसेट के उसमें मद में, तो वही निकलेगा, उसके अलावा तो कोई चीज़ निकल सकती। ठीक है? तो यहाँ पर एसेट अकाउंट। एक और बात आपको उस्तादों ने बताई होगी, बड़ी अहम बात बताना भूल गया, कि अगर अक्यूमुलेटेड एक्शन अकाउंट अलग नज़र आ रहा है तो इसका मतलब एसेट अकाउंट कॉस्ट पे पड़ा है। ठीक है? ये भी हम इंशाल्लाह कासिम वाले सवाल के अंदर ना दोनों लेजर बनाएंगे तो आपको वो नज़र भी आ जाएगी बात। ठीक है? तो इसका मतलब ये एट कॉस्ट है, इसकी निशानी क्या है? ये अलग पड़ा हुआ है। अगर ये अलग ना हो, दूसरी वाली एंट्री हो जो मैंने काट दी थी, जब करूंगा तो समझ आ जाएगी। ठीक है? अगर ये एंट्री ना हो, दूसरी वाली एंट्री हो, यानी एसेट की कमी भी एसेट अकाउंट में ही क्रेडिट हो रही हो, तो एसेट अकाउंट के अंदर कॉस्ट की बजाय बुक वैल्यू नजर आएगी। ठीक है? फिर ये अकाउंट वजूद में ही
नहीं आएगा। खैर चलें छोड़ें, बात कहाँ से कहाँ निकल गई। मैं ये कह रहा था कि डिस्पोज होने वाले एसिड की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट क्यों करेंगे समझ आता है? क्रेडिट क्यों करेंगे समझ आता है? कॉस्ट को क्रेडिट क्यों करेंगे ये भी समझ आता है? तो फिर लिख लो स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट। अभी पूरा स्टेप लिख लो फिर। अब मैंने पहले पूछा उस वक्त तुमने रोका नहीं, अब स्टेप लिख के सवाल। वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसिड disposed of। We will credit the asset account with cost of asset disposed of। फुल स्टॉप। उर्दू में लिखवाया ना। जी, एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट क्रेडिट करेंगे। एग्रीड? कोई शक? क्रेडिट क्यों करेंगे? एसेट जा रहा है तो निकालो। कॉस्ट से क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि एसेट अकाउंट में पड़ी कॉस्ट है। एसेट अकाउंट में कॉस्ट पड़ी है, ये कैसे पता लग रहा है? एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है क्योंकि अकोमोडेशन का अकाउंट अलग नजर आ रहा है। अगर अकोमोडेशन का अकाउंट अलग नजर आए तो इसका मतलब ये होता है कि डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की एंट्री हुई है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एसेट की कमी एसेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं की गई, इसलिए एसेट हमेशा कॉस्ट पे अलग रहेगा, उसकी अकोमोडेशन अलग अकाउंट में इकट्ठी होती रहेगी। बैलेंस शीट बनाते हुए दोनों को नेट कर देंगे। यही सीखा हुआ है ना? ठीक है, तो स्टेप 1 में कोई कंफ्यूजन तो पूछो। बेटा वो देख लेते हैं ना, क्रेडिट 40 से हो जाएगा, समझ आता है। अगली सोच में जब बात मैंने डिस्पोजल पूरा पढ़ा दिया, अभी चल रहा है। ठीक है, ये स्टेप 1 में कोई मसला है तो बताओ। एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट निकलेगी। एग्रीड? निकालनी है कॉस्ट तो कैसे करो, कैसे निकालोगे? एसेट डेबिट नेचर का अकाउंट है, इसको निकालने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 हमने क्या लिखा? वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है जी। किस दिन? 30 जून 2000। अब ये जो क्रेडिट हुआ है यहां से, ये कहीं ना कहीं डेबिट भी होना है, वो फिलहाल नहीं, थोड़ी देर में बताता हूं। ठीक है, पता है आपको कहां होना है, लेकिन फिलहाल नहीं पता आपको। ठीक है, फिलहाल आपको पता है तीसरा अकाउंट मैंने कौन सा बनाना है, लेकिन छोड़ो अभी, सोचो भी ना, बस यहां से निकल जाएगा। कहां जाएगा? भाड़ में जाएगा यार, यहां से निकल जाएगा। ओके, ठीक है, स्टेप 1 डन। अच्छा, अब मेरा एक और सवाल, क्योंकि स्टेप्स तो आप ही बना रहे हैं ना, मैं तो बस गाइडेंस दे रहा हूं आपको। ठीक है, इस 300 में 40 रुपए की कॉस्ट, 300 की कॉस्ट सारे एसेट्स की थी इस बिजनेस के, ऐसे ही है। इसमें 40 की कॉस्ट पड़ी थी, बोलो। ये 120 रुपया जो है, इसमें 300 वाले एसेट्स की यकम जनवरी 18 तक की अकोमोडेशन भी पड़ी हुई है, ऐसे ही है। इस 300 में जो 40 पड़ा था वो तो आपने क्रेडिट करके यहां से निकाल दिया। इस 40 की जो डेप्रीसिएशन यहां या यहां पड़ी हुई है, यानी इस अकाउंट में क्रेडिट हुई है, क्या वो भी आपने निकाल दी है? एसेट साहब जा रहे हैं तो अपनी अकोमोडेशन को भी यहां से निकाल के ले जाए भाई। अब बात समझ आ रही है? फिर एक बार देखो जरा, एसेट अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर डिस्पोजल की कितनी कॉस्ट पड़ी हुई है? 40। तो उसको क्या कर दो? क्रेडिट। इसी 40 रुपए वाले एसेट से रिलेटेड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर कितनी अक्यूमुलेशन पड़ी हुई है, वो इस तरफ क्रेडिट हुई पड़ी होगी। वो कुछ पिछले साल के एंड तक की यहां पे पड़ी हुई है, कुछ 6 महीने की इस साल के अंदर भी हमने ये 2 रुपए यहां पे ऐड कर ली, यानी कि टोटल यहां पर इसकी सारी जिंदगी डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो चुकी है। सिर्फ इस 40 के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे ना, तो इस 40 की यकम अक्टूबर 15 से लेकर 30 जून 18 तक की डेप्रिसिएशन यहां क्रेडिट हुई पड़ी है। इस 6 महीने की डेप्रिसिएशन यहां पे क्रेडिट हुई है 33 में ये, और इससे पहले तक जितनी लाइफ इसने गुजारी थी वो डेप्रिसिएशन इसकी क्रेडिट होती रही है, जो इस 120 के अंदर आ चुकी हुई है। तो अगर ये एसेट निकल गया है तो इसकी रिलेटेड डेप्रिसिएशन भी जो आज तक हमने यहां क्रेडिट की है वो भी डेबिट करके यहां से निकालनी है। कोई जल्दी नहीं है मुझे, आप 10 बार समझे, मैं 10 बार समझाऊंगा, तसल्ली से समझे लेके। ठीक है, मेरा सवाल समझ में आया? अगर ये एसेट 300 में 40 रुपए का एसेट पड़ा था,
इसको निकालना था तो ये डेबिट पड़ा था, डेबिट हुआ था ना किसी वक्त में, तो इसको यहां से निकालने के लिए क्या कर दिया, क्रेडिट। इस एसेट से रिलेटेड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट होती रही है आज तक, हर साल 15, 16, 17, 18 में, 15, 16, 17 में भी होती आई थी, यहां तक हो चुकी थी, और 18 में भी हमने देखो क्रेडिट किया है इसको, इसलिए मैंने पहले वर्किंग करवाई है। ठीक है, ये 2 रुपए की डेप्रिसिएशन भी 33 में आकर यहां पर रिकॉर्ड हो गई। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस 40 रुपए वाले एसेट की, इस 40 रुपए वाले एसेट की 1 अक्टूबर 15 से लेकर 30 जून 18 तक की डेप्रीसिएशन हमारे इस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो चुकी है। कोई शक? हमारे इस 40 रुपए वाले एसेट की 1 अक्टूबर 15 से 30 जून 18 तक कितना बनता है, जितना भी बनता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने उस साल के हो गए, 15 के, फिर 16 पूरा, 17 पूरा और 18 के 6 महीने, यानी 2 साल और 9 महीने की डेप्रीसिएशन इस 40 रुपए वाले एसेट की 2 साल 9 महीने की पूरी लाइफ जिसने हमारे पास गुजारी, उसकी डेप्रीसिएशन हमारे इस अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है। हाँ या ना? हाँ करते हैं बदतमीजो, जी करते हैं, अच्छा जी नहीं आप करें, हाँ कोई मसला नहीं, मैं तो वैसे पूछ रहा था, हाँ के ना? अच्छा मेरा फ्लो टूट जाएगा ना, बोलो हाँ के ना? नहीं बोलना तो आप लोगों ने दिल पे ले लिए बात। अच्छा चलें, अब आखिरी बार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए जरा इस पे जोर दे रहा हूं। ठीक है, हमारा ये एसेट 1 अक्टूबर 15 को आया था, 30 जून 18 को चला गया, तो 2 साल 9 महीने हमारे पास रहा। इस एसेट की 2 साल और 9 महीने की डेप्रीसिएशन क्या अक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो चुकी है? हो चुकी है। नो वाला कौन है? हाँ क्यों? नहीं सवाल हो सकता है। अच्छा वैसे ही कहा था, शरारत की थी। वैसे आप लोगों का क्वेश्चन मैक्सिमम होता भी तो वो ये होता कि सर ये वाली यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं भाई, हमने इसकी पूरी जिंदगी की डेप्रिसिएशन पहले रिकॉर्ड करनी है, पूरी जिंदगी की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करके अब पूरी जिंदगी जितनी इसने हमारे पास गुजारी है, डेट ऑफ पैदाइश से लेके डेट ऑफ वफात तक, ठीक है, तारीख पैदाइश से लेकर तारीख वफात तक ये एसेट जितना अरसा हमारे पास रहा उसकी सारी डेप्रिसिएशन यहाँ पर रिकॉर्ड होनी है। तो 15 वाले 3 महीने, 16 वाला पूरा साल और 17 वाला पूरा साल, ये 2 साल और 3 महीने की डेप्रिसिएशन इस 120 में छुपी हुई है, और 6 महीने की डेप्रिसिएशन ये 2 रुपए ये इस 33 में छुपी हुई है। तो पूरी जिंदगी की डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्रेडिट हो चुकी है। अब स्टेप लिख सकते हैं हम आसानी से और आराम से। क्या? अगर एसेट, सुनो पहले सुन तो लो, अगर एसेट निकला था एसेट अकाउंट में से, उसकी कॉस्ट को क्रेडिट किया था, तो इस एसेट की रिलेटेड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे अक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो चुकी है। अगर इसको निकालना है तो क्या फिर क्रेडिट करें? डेबिट करना पड़ेगा। इसका मतलब स्टेप 2 क्या होगा जो अभी लिखवाऊंगा, पहले जबानी सुनो, कि हम डिस्पोज होने वाले एसेट की सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन यानी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल, इस डिस्पोज होने वाले एसेट की सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन हम एक्यूमुलेशन अकाउंट में से डेबिट करके निकाल देंगे। फेंकें कहां पे वो तो मैंने बताया ही नहीं। तो स्टेप 2 लिखो, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account we will debit the accumulated depreciation account with, हाँ जी, किस चीज से डेबिट करेंगे? accumulated depreciation of disposal. We will debit the accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale. From DOP till DOS, शॉर्ट लिखा करें, डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक सारी जिंदगी की जितनी डेप्रिसिएशन बनती है वो हम उस एसेट की वो डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेशन अकाउंट में से डेबिट करके निकाल देंगे। अब कॉस्ट तो रेडीली अवेलेबल हो गई थी सवाल में, ये डेबिट होने वाली फिगर का पता कोई नहीं है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है जी। जाएगी कहाँ पर ये तो पहले ही नहीं पता। तो आज की ताज़ा खबर, आज की दूसरी वर्किंग जो है वो हम इस फिगर को निकालने के लिए करेंगे, जिस फिगर का नाम क्या होगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। जी बेटा। यहाँ 40 आया था तो इधर 40 नहीं है? नहीं, वो सारा 40 क्या डेप्रिशिएट हो चुका था। ऐसी तो कोई बात सवाल में नहीं लिखी हुई। 10 साल लाइफ वाला एसेट था तो कोई 2-3 साल पहले खरीदा हो, कितने साल पहले खरीदा, 10% का मतलब बताया था ना पहले दिन, 10% का मतलब 10 साल है कि नहीं है। 1/0.1 करें तो 10 निकलता है ना, यानी इसकी लाइफ 10 साल है। अब अगर आपने इसको 15 में ख़रीदा था तो मैं बार बार बोल रहा हूँ 2 साल 9 महीने ये डेप्रिशिएट हुआ है। अभी भी इसकी ज़िंदगी में तकरीबन कितने साल बचते हैं, 7 साल 3 महीने। तो आप कह रहे हैं पूरा 40 यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है। पूरा 40 तो तब क्रेडिट होगा जब ये पूरा 10 साल इस्तेमाल हो जाएगा। सही है, चलें आगे जी। तो वर्किंग 2 हम करेंगे आज, यहाँ पे करके कर लेते हैं वर्किंग 2। वर्किंग 2, accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। अच्छा, अब चलो पूरा लिख देता हूँ, पहला दिन है फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। अच्छा, अब एक है लॉन्ग कट, पहले वो बताऊंगा, फिर है शॉर्टकट। ठीक है, ये देखें जी, हर साल की डेप्शन निकालते हैं। 2015 में आया था ये एसेट, कब या कम, भाई कहते हैं पार्ट 2 शुरू करना है। देखो इतना बेहतरीन हम पहुंचे हुए थे, चलें जी करें।